हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिनके पास में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं, मतलब है कि 3 OH ग्रुप लगे रहते हैं। हम लोग इनके प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एज वेल एज इनके यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है ये होता है आपका ग्लाइसरॉल, और ग्लाइसरॉल को ग्लाइसरीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके केमिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो ये इसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ ये है आपका ग्लाइसरॉल, इसका केमिकल फार्मूला ये होता है। ठीक है भाई, इसमें अगर आप ध्यान दें तो 3 OH लगे हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए इसके अगर आयुपैक के नाम के बारे में बात करें तो ये हो जाता है आपका 3 कार्बन, तो ये हो गया प्रोपेन, और 1 2 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राईऑल, तो ये हो जाता है इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। कहिए तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका प्रोपेन 1 2 3 और ये हो गया आपका ट्राईऑल, इस नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका आयुपैक नेम। अब ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली ये प्रोपेन का डेरिवेटिव होता है। प्रोपेन के अगर हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और OH लगा देंगे तो ये मिल जाएगा आपको ग्लाइसरॉल, ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये केमिकल फार्मूला मिल जाएगा। चलिए इसके बाद में हम इनके प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इनकी जितने भी प्रिपरेशन रिएक्शन हैं उन सभी को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो इन सभी मेथड को यूज करके आप आसानी से ग्लाइसरॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपका दिया हुआ है फ्रॉम एल्कीन। ठीक है भाई, एल्कीन से आप ग्लाइसरॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो कितने कार्बन दिए हैं, 3 कार्बन। इसका मतलब है कि जो एल्कीन लेंगे तो उसमें से आपके 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है भाई, हम फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपने ले लिया एल्कीन, ये CH3 और ये हो गया आपका CH2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये CH2 हो गया। ठीक है, CH ये हो गया, एल्कीन हो गया भाई। अब देखिए प्रोपीन है। अब देखिए भाई, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करानी है हैलोजन के साथ में। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना है बेसिकली 600 डिग्री सेल्सियस। हैलोजेंस के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ये होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ये हैलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं। अल्फा कार्बन को ये हैलोजिनेट करते हैं। खासतौर से अगर आपने देखा होगा तो जब कभी भी हम हैलोजेंस की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ में तो ये अल्फा कार्बन को, कार्बोनिल ग्रुप के जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन को ये हैलोजिनेट कर देते हैं। तो सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो सिंस ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है भाई, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, परंतु इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है, जैसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन को क्लोरीनेट कर देगा। तो अब देखिए रिएक्शन कैसे जाती है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl निकल जाएगा तो HCl के रूप में निकल जाएगा, दूसरा Cl आकर के यहाँ पे लग जाएगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, CH2Cl, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड और ये CH2 हो जाता है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, चलिए इसका नाम डाल देता हूँ, एलाइल क्लोराइड हो जाता है। एलाइल क्लोराइड, एलाइल का मतलब क्या है कि डबल बॉन्डेड सिस्टम को जो अल्फा कार्बन है उसमें हैलोजन लगाएं तो एलाइल ग्रुप हो जाता है। ये पोर्शन आपका एलाइल होता है। ठीक है भाई, इसके बारे में विनाइल या एलाइल के बारे में, बेंजाइल के बारे में हम लोग हैलो एल्केन में उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एनीवे, इसका हो गया एलाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, अब इसके बाद में अगर Cl को हटा करके OH लगाना है तो देखिए भाई, यहाँ पर आप एक बेस डाल देंगे, डाइल्यूट ले लेते हैं, आसानी से OH निकल जाएगा। डाइल्यूट आपने लिया हुआ है बेस NaOH, इसकी जगह पर आप सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्वस ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए होता क्या है, NaCl निकल जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से बनने वाला जो कंपाउंड हो गया ये CH2OH हो गया, NaCl आपने यहाँ से निकाल दिया NaCl। अब ये बाकी का पार्ट जो है सेफ रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसको इसी के पैटर्न में इसका भी नेमिंग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एलाइल एल्कोहल हो जाएगा, ये एलाइल एल्कोहल हो गया भाई, एल्कोहल हो गया। इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अब होता क्या है कि इस सब्सटेंस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, HOCl के साथ में। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में हम बेसिकली इसके साथ में रिएक्शन, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ था। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में एल्कीन की रिएक्शन HOCl के साथ में हाइपोक्लोरस एसिड होता है, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली ये OH होता है आपका नेगेटिव और ये Cl होता है पॉजिटिव, हैलोजन होता है पॉजिटिव। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो इसकी ब्रेकिंग ऐसे हो जाती है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है। अब देखिए भाई, ये OH किसको जाएगा, ये CH2 को जाएगा, ये Cl किसको जाएगा, ये CH को जाएगा। तो चलिए बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है ये हो गया आपका CH2, ये OH
ठीक है भाई। यहाँ पर हो गया CH और ये Cl हो गया और ये हो जाता है आपका CH2 और OH हो गया। अब देखिए भाई ये पार्ट हो गया। इसमें अगर आप देखें तो ये हो गया बी अल्फा बीटा और ये अल्फा डैश हो गया, दोनों ये दोनों बेसिकली ग्रुप सेम ही है ना। अब ये बीटा क्लोरो हो गया, ये बीटा क्लोरो हाइड्रीन बोल सकते हैं इसको, ये इसका बोलते हैं बीटा क्लोरो हाइड्रीन। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटा क्लोरो हाइड्रीन हो गया भाई, हाइड्रीन ये नाम हो जाता है। अब देखिए मुझे ग्लाइसरीन ऑब्टेन करने के लिए अगर मैं यहाँ पर OH इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो चलिए मुझे ग्लाइसरीन मिल गया, ग्लाइसरॉल मिल गया। तो अब देखिए क्या है, Cl को रिप्लेस करने के लिए अगर आप NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जैसे यहाँ पे कराया हुआ था, Cl को रिप्लेस करने के लिए आपने NaOH के साथ में रिएक्शन कराना है तो NaCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। तो चलिए उसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने बेस डाला हुआ है NaOH, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये Cl और ये Na निकल जाएगा तो NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये OH इस जगह लग जाएगा। तो लीजिए आपका ग्लाइसरॉल मिल जाता है CH2OH, ये हो गया CHOH और ये हो जाता है आपका CH2OH। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है मल्टीपल स्टेप है, परंतु ये सभी रिएक्शंस अगर आप देखें तो बहुत ही आसान है। इस रिएक्शन में आपको पता चल सकता है कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। आसानी से इन रिएक्शंस को कंप्लीट करके ग्लाइसरॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, सेकेंड मेथड के बारे में, ठीक है भाई। सेकेंड जो प्रिपरेशन मेथड है तो ये हो गया आपका एक्रोलीन। एक्रोलीन होता क्या है, ये होता है आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, डबल बॉन्ड दिया होगा भाई। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड और ये हो गया CH और ये हो जाता है आपका CH, इसको बोलते हैं एक्रोलीन। ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है भाई, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, बेसिकली खासतौर से वाई रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से अल्कोहल मिल जाएगा। हमें अल्कोहल चाहिए OH ग्रुप का, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दीजिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो है, परंतु इसकी एक स्पेशलिटी है, ये क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। देखिए खास तौर से ध्यान दीजिए, अगर खाली ओनली एल्कीन लेते हैं, ओनली एल्कीन लेंगे तो एल्कीन को ये रिड्यूस करेगा तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। परंतु अगर आपने एल्कीन एंड कार्बोनिल ग्रुप दोनों लिया हुआ तो ये एल्कीन को, अनसैचुरेटेड कार्बन को ये रिड्यूस नहीं करेगा, केवल ये एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करेगा। ये दिमाग में रखें, बेसिकली ये पार्ट हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था इसमें एल्डिहाइड कीटोन में। तो बेसिकली अगर आपने अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया हुआ तो मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, अनसैचुरेटेड पार्ट को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये ऐसा नहीं करेंगे कि इसको भी रिडक्शन कर दिया, इसका भी रिडक्शन कर दिया, तो मतलब है कि यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जब रिडक्शन करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये H हो गया, डबल वन हो गया। तो रिडक्शन में करते क्या है, बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपने अटैच किया, तो यहाँ पर बनने वाला जो सब्सटेंस हो गया ये CH2 हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH हो गया और यहाँ से हो जाता है आपका CH2OH। तो ये पार्ट हो गया भाई। अब देखिए भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, अनसैचुरेशन, ये तो पार्ट हो गया, ये मिल गया हमें इस पोर्शन में। अगर यहाँ पर एक OH यहाँ पे आ जाता है तो मुझे आसानी से ग्लाइसरॉल मिल जाएगा। तो अब होता क्या है बेसिकली, अब देखिए खासतौर से डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हम लोगों ने सीखा हुआ है सिन अटैकर के बारे में। सिन अटैकर वो होते हैं बेसिकली जो डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और एक ही साइड OH ग्रुप लगा देते हैं। और अब इसके बाद में आपके दिमाग में आ गया होगा, ये हो गया बेसिकली होता है K-4, 1% एल्कलाइन K-4, ये होता है सिन अटैकर। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 1% एल्कलाइन बेसिक मीडियम हो जाता है एल्कलाइन और K-4 हो गया, ये सिन अटैकर होता है। सिन अटैकर का मतलब क्या है, बेसिकली इस डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है भाई, और यहाँ भी OH लगा देगा, यहाँ भी OH लगा देगा। तो बेसिकली बनने वाला जो सब्सटेंस होता है तो ये हो गया आपका CH2OH। चलिए भाई ये CHOH और ये हो गया आपका CH2OH। इस तरह से रिएक्शन आसानी से कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं, बहुत ही कॉमन रिएक्शंस हैं, बट आपको ये स्टेप मालूम होना चाहिए कि भाई इसमें से रिएजेंट कौन सा यूज करना है। चलिए इसके बाद में हम लोग थर्ड मेथड के बारे में भी बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम फैट्स एंड आयल्स। हम थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर जो फैट्स एंड आयल्स होते हैं तो एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपाउंड, जैसे फैट्स का एग्जांपल हो गया आपका CH2, ये हो गया इसको O और ये मैं एस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका
और ये R हो गया भाई, ठीक है। ये हो गया CH हो गया और यहाँ से O हो गया और ये COO और ये हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया CH2 और ये हो गया O और ये COO एंड ये R हो जाता है। ये R इस वजह से एल्काइल ग्रुप हो गया और ये इसमें से एल्काइल का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे कार्बन की चेन लगी हुई है, काफ़ी लंबी कार्बन की चेन लगी रहती है। तो हायर फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसमें से बहुत लंबी कार्बन की चेन लगी रहती है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि वाटर के साथ में इसका एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर एक H2O ये ले लेता हूँ, ये हो गया भाई, ये ले लिया H2O, ठीक है भाई। और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं H2O को और यहाँ पर हीटिंग करना है बहुत हाई टेम्परेचर में अंडर प्रेशर, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। तो अब देखिए भाई, हम लोगों ने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है या कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस भी कराया हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, इसको हम ब्रेक करके उनकी रिएक्शन को कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो देखिए उसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ये ब्रेकिंग हो गया भाई। अब देखिए, जब ब्रेक करेंगे तो ये कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन विल हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये H+ आयन किसको जाएगा, ये O- को जाएगा, ये OH- आयन किसको जाएगा, ये C+ को जाएगा। तो इसी पैटर्न में ये पार्ट यहाँ भी अटैच होगा, उसी पैटर्न में ये पार्ट यहाँ भी अटैच होने लगता है। अब देखिए, मतलब हर एक ऑक्सीजन के पास में एक H+ आएगा, ये पार्ट ऐसे ब्रेक होगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए, यहाँ पर हो गया CH2, ये OH हो गया, ये CH, ये OH हो गया और ये CH2, ये OH हो जाता है, ठीक है भाई। अब इसके बारे में यहाँ से अगर आप देखें तो इस कार्बन से OH लगने वाला तो एसिड बन जाएगा RCOOH, 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 मतलब OH आकर के इस कार्बन से लगेगा क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से 3 मोल्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOOH। तो ये वैक्स लाइक सॉलिड मिल जाता है। ये वैक्स लाइक सॉलिड क्योंकि कार्बन चेन बहुत ही लंबी रहती है, वैक्स लाइक सॉलिड जिससे हम कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। कैंडल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे दीपावली में यूज करते हैं कैंडल, तो यहाँ पर होता है कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इस एसिड को लेकर के वैक्स लाइक सॉलिड को लेकर के आप वहाँ से कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये वो तो बाय प्रोडक्ट में निकल गया अपन, तो यहाँ पर मेन जो प्रोडक्ट है हमें चाहिए था, ये मिल जाता है आपको ग्लाइसरीन, ठीक है भाई। ये पार्ट मिल गया भाई, इसको ग्लाइसरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया थर्ड प्रिपरेशन मेथड। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो बेसिकली क्या होता है फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि फर्मेंटेशन में लॉन्ग चेन को हम ब्रेक करके स्मॉल चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फोर्थ मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे आपको लेना है शुगर मतलब ग्लूकोज, एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको क्या डालना है भाई, ये हो गया यीस्ट डालते हैं, यीस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और यहाँ पे आपको लेना है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट नहीं लेना है, सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, और इसका एक्वस सोल्यूशन लेना है, एक्वस सोल्यूशन आपको लेना है, ठीक है भाई। अब होता क्या है, अब देखिए इसका फर्मेंटेशन करना है तो ये इसमें कितने कार्बन चेन है भाई, 6 कार्बन है, 6 कार्बन लगे हुए इस कंपाउंड में, इस जो ग्लूकोज है तो इसमें 6 कार्बन लगे। अब ये कार्बन चेन बेसिकली ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक होने के बाद में क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, ये हो गया आपका CH2, ये OH हो गया, ये CH और ये OH हो गया, और ये CH और ये OH हो गया, ये CH2 हो गया। तो चलिए यहाँ से आपको मिल गया ग्लाइसरॉल मिल गया भाई। अब इसके बाद में एक मॉलिक्यूल ऑफ मिलेगा एल्डिहाइड, ये हो गया CH3 और ये CHO मिल गया। फिर इसके बाद में क्या होता है, कितने कार्बन यूज कर लिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6, मतलब है कि दूसरा जो मॉलिक्यूल जो बनेगा कार्बन से रिलेटेड, तो ये CO2 गैस एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए ये CO2 फॉर्म में स्किप हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से भी आप ग्लाइसरॉल का आसानी से फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये होता है फर्मेंटेशन, मतलब है कि जो लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, तो उसको ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन हो गए इस मॉलिक्यूल में, इसमें 2 कार्बन हो गए, इसमें 1 कार्बन हो गया। तो ये होता है आपका फर्मेंटेशन। तो ये होता है आपका प्रिपरेशन रिएक्शन। कुछ सिलेक्टिव मेथड है जहाँ से आपने ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का प्रिपरेशन सीखा हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइसरॉल। तो इनके कुछ सिलेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये हो गया फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड टॉक्सिसिटी। तो अगर हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो ग्लाइसरॉल होता है ये होता है आपका कलरलेस होता है। ठीक है भाई, ये ऑर्डरलेस मतलब कि इनमें से कोई स्मेल नहीं होता है, ऑर्डरलेस हो गया। और ये होते हैं एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड का मतलब क्या होता है, दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग। तो मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कहिए तो इस पॉइंट को आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये पार्ट आप चाहें तो नोट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया भाई। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। मतलब ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल से भी ज़्यादा सॉल्युबल होगा, किसमें से, वाटर में हो गया, एथाइल अल्कोहल में हो गया भाई। तो इसमें से ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड एथाइल अल्कोहल, तो ये लिख देते हैं हाईली सॉल्युबल इन वाटर्स एंड इथाइल अल्कोहल। अब ध्यान दीजिए भाई, जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आपने हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल ले लिया तो उनमें से नॉन पोलर ग्रुप ज़्यादा बढ़ने लगेगा, एज ए रिजल्ट उनकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। तो इथाइल अल्कोहल मतलब इसमें से 2 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए भाई, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इथाइल अल्कोहल एंड बट लीस्ट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे ईथर हो गया भाई, एसीटोन हो गया, एटसेट्रा। ये पार्ट हो गया, एसीटोन भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भाई, आसानी से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उतना ज़्यादा वाटर के साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का हम लोगों ने सीखा हुआ था बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 197 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर आप देखें तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें से आपके कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, बेसिकली यहाँ पर हो गए 3 OH ग्रुप लगे हैं। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू डाईहाइड्रिक अल्कोहल। एज ए रिजल्ट ग्लाइसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो यही रीजन है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है, 290 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और डाईहाइड्रिक अल्कोहल का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए भाई, बेसिकली आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी कंपाउंड में होता है तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड में है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ये पॉइंट आप दिमाग में रखें। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने सीखा होगा। तो उसी पॉइंट को यूज करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपेरेंटली आप नोटिस कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होने वाली, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है भाई, अगर इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने सीखा हुआ जो आपके डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं तो वो टॉक्सिक होते हैं, एज टॉक्सिक एज मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दे आर नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, नॉन टॉक्सिक ये होता है। तो ये जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये होता है आपका नॉन टॉक्सिक। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। तो हम लोगों ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है समझी हुई है। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने के पहले एक चीज़ आप ध्यान दें, अगर हम ग्लाइसरॉल के केमिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपके जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं ये आपके हैं प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये होते हैं आपके प्राइमरी
प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं भाई, ये इसके पास में 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी आपका प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अगर मैं मिडल वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में बात करूं तो ये होता है आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये होता है सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है भाई, सेकेंडरी। अब ध्यान दीजिए भाई, इनके केमिकल रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो खासतौर से इसके जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है भाई, मोर रिएक्टिव होते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। और जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये होता है आपका लेस रिएक्टिव। इस पॉइंट को अगर दिमाग में रखेंगे तो आप आसानी से इनकी रिएक्शन को समझ सकेंगे और आसानी से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकेंगे। देखिए भाई, ये आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये 2 आपके हैं प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, ठीक है भाई, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है भाई। तो ये पार्ट हम दिमाग में रखने वाले हैं और इसी बेस पर इनकी रिएक्शन को हम समझेंगे। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूँ, इनकी जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है, तो ग्लाइसरॉल की रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स क्या होता है भाई, OH ग्रुप में जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को एक्टिव मेटल्स हटाते हैं हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, वहाँ पर बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल बन जाता है। तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम ग्लाइसरॉल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, ये हो गया CH, ये OH हो गया, और ये हो गया CH2, ये OH हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर मैं एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे आप लेंगे रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर हो गया भाई। अब देखिए, ये एट ए टाइम सभी ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टारगेट नहीं करेगा, जो रिएक्टिव होगा सबसे पहले उसको टारगेट करेगा, ये 1 बाई 1 टारगेट करेंगे। तो अब देखिए भाई, चलिए यहाँ से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, हाफ H2 निकल गया, जैसे हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल में किया था, ये गैस के रूप में निकल गया, ये Na आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2, ये ONA हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा CHOH हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाता है आपका CH2 और ये हो जाता है OH। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। अब ये सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें, फिर से अगर आप एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आप दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैक करेगा। दूसरे कौन सा, मतलब ये इसको नहीं अटैक करेगा, ये सेकेंडरी हो गया जो आपका लेस रिएक्टिव है, ये सबसे पहले हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही अटैक करेगा। तो ये फर्स्ट प्राइमरी को अटैक किया, अब सेकेंड प्राइमरी को अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपको मेंटेन करना है हाई टेम्परेचर। जैसे हम लोगों ने डाईहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में सीखा हुआ था कि जब आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टारगेट करते हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में होती है, परंतु अगर आपने 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट करके अगर आपने दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बेसिकली टारगेट किया तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर यूज करना है, ठीक है भाई। तो वही पैटर्न में यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सबसे पहले इसने फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टारगेट किया तो यहाँ पर लेस टेम्परेचर है, परंतु अब जब आपने दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टारगेट किया तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मतलब ये क्या, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर यूज करना है। अब देखिए भाई, उसी पैटर्न में यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, ये हाफ H2 गैस निकल गया। अब इसके बाद में क्या हो जाता है, ये CH2 और ये हो जाता है ONA और ये हो जाता है CH, ये OH हो गया और ये हो गया आपका CH2ONA। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये पार्ट लेस रिएक्टिव है तो हो सकता है इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आगे अगर फर्दर सोडियम यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया बेसिकली। इसमें अगर आप देखें तो इसमें से एक सोडियम लगा है तो इसको मोनोसोडियम ग्लाइसरोलेट बोल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, ये हो गया मोनोसोडियम, ये हो गया ग्लाइसरोलेट, ठीक है, ये नाम हो जाता है। इसमें डाइसोडियम हो जाएगा, ये हो गया डाइसोडियम ग्लाइसरोलेट। इस तरह से इसकी रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए भाई, अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करूँ, रिएक्शन विथ PCl3, PCl5, SOCl2, तो ये आपके हेलोजेनेटिंग एजेंट होते हैं और आसानी से OH ग्रुप को हटाते हैं, वहाँ पर Cl लगा देते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड रिएक्शन भी हम आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने CH2 ग्लाइसरॉल ले लिया और ये हो गया CH, ये OH हो गया और ये हो गया आपका CH2 और ये OH हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए रिएक्शन कैसे जाती है। यहाँ पे चाहे आप ले लें PCl3 चाहे PCl5 ले लें, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, OH हटाएंगे। जब OH हटाएंगे तो यहाँ पे Cl लगा देगा, CH2 ये Cl हो गया, CH ये Cl हो गया और ये CH2 ये Cl हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से बायो प्रोडक्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो मेन प्रोडक्ट है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर आप देखें थर्ड रिएक्शन के बारे में बात करें, जो थर्ड रिएक्शन में PI3 लिया हुआ है,
Pi3। तो बेसिकली इस रीजन को मैं भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, परंतु यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए अगर मैं थर्ड रिएक्शंस के बारे में बात करूँ, चलिए यहाँ पर मैंने ग्लाइसरॉल ले लिया, CH2OH हो गया, ये CHOH हो जाता है और ये हो गया CH2OH हो जाता है भाई, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप Pi3 डालते हैं, Pi3 मतलब है कि OH हटाएगा, I लगा देगा। चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ, ये CH2 ये I हो गया, CH ये I हो गया और ये CH2I हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई ये कंपाउंड होता है अनस्टेबल। ये पार्ट हम लोगों ने बेसिकली डाइहाइड्रिक अल्कोहल में सीखा हुआ था। जब Pi3 की रिएक्शन कराते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में तो OH हटाते हैं, I लगा देते हैं। I का साइज होता है ज़्यादा, I का साइज बिगर होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये कंपाउंड हो जाता है अनस्टेबल, मतलब है कि इन बॉन्ड को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होता है अनस्टेबल, स्टेबल होता है भाई। अब देखिए चाहे इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, चाहे इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगर इन बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ठीक भाई, तो ये I2 निकल गया, आयोडीन निकल गया, ये आयोडीन आपने सेपरेट कर दिया। जब आपने इस यहाँ से 2 आयोडीन निकाले तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये CH और ये हो जाता है CH2 और ये I हो जाता है, तो एलाइल आयोडाइड बन जाता है। ये हो गया आपका, ये पूरा एलाइल ग्रुप हो गया, तो इसको बोलते हैं एलाइल आयोडाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। हाँ ध्यान दीजिए ये पार्ट हम लोगों ने डाइहाइड्रिक अल्कोहल में यही सेम पैटर्न किया हुआ था, वहाँ से भी हम लोगों ने I2 निकाला था, आयोडीन निकाला हुआ था। तो यही पार्ट है कि यही रीज़न है कि मैंने इसको सेपरेट लिया हुआ है, इनके साथ में इंक्लूड नहीं किया हुआ। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ग्लाइसरॉल की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इनके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। जो HCl और HBr की रिएक्शन है ये दोनों एक ही पैटर्न में होती हैं, सेम रिएक्शन होती है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए भाई अगर हम HI ले लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम फोर्थ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें से हम हाइड्रोजन हैलाइड को लेकर के ग्लाइसरॉल के साथ में रिएक्शन कराना है। तो जो आपकी HCl एंड HBr के साथ में जो रिएक्शन कराएंगे तो एक ही पैटर्न में रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ले लिया हमने CH2OH, ठीक है भाई, और ये हो गया CHNOH और ये हो गया आपका CH2OH। अब ध्यान दीजिए भाई बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर अगर इसके केमिकल फार्मूला में ध्यान दें तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये प्राइमरी वाले को एक को बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसको बोलते हैं अल्फा डैश कार्बन, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्राइमरी होता है तो वहाँ पर हम नेम करते हैं अल्फा डैश, ठीक है भाई। इस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इस कार्बन को अल्फा डैश। ये दोनों बेसिकली ये कार्बन वो कार्बन है जिनसे आपका प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। जो आपका जो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है ना भाई, तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसको हम बीटा कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये पार्ट दिमाग में रखिए। ये पार्ट मैंने बोला हुआ था कि यहाँ पर जो आने वाले प्रोडक्ट हैं तो उनका अगर हम नेमिंग करेंगे तो इस पैटर्न से आप आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम बीटा कर देते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से लगा था उसको हमको बीटा कार्बन बोलना है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर जब आप चाहे HCl ले लें, HCl लेंगे तो OH हटाएगा, Cl लगाएगा, HBr लेंगे तो OH हटाएगा, Br लगा देगा, मतलब एक ही पैटर्न में रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना है 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए भाई होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन रिलीज करेगा आसानी से। ये H+ आयन आकर के किसी भी जो रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्राइमरी वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, फिर वो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब है कि आप चाहे इस रिएक्शन को अगर कंप्लीट करना चाहें तो आसानी से ऐसे शो कर सकते हैं और यहाँ पर Cl लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2, ये Cl हो गया और ये CH, ये OH हो गया और ये बाकी का पार्ट आपका सेम रहता है, ठीक है भाई। एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। एक दूसरा पार्ट ये सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी अटैक करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है तो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं सॉरी, ये CH2 हो गया, ये OH हो गया, अब ये हो गया आपका CH, ये Cl हो गया और ये हो जाता है CH2 और ये हो जाता है OH। अब ध्यान दीजिए भाई बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर इससे एक H2 निकालेंगे तो ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है आपका, ये जो आपके जो अल्फा डैश
ये अल्फा एंड अल्फा डैश के जो कार्बन है इनसे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, तो अगर यहाँ से अगर OH आप हटाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है तो ये होता है आपका मेजर हो जाता है, और ये आपका लेस रिएक्टिव होता है तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो आपका माइनर हो जाता है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है भाई। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव किया जाता है तो होगा आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। और अगर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाया हुआ है फ्रॉम लेस रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां से आपको बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर हो जाता है। अब देखिए अगर इनके नेमिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या है आपका अल्फा कार्बन है भाई, अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा ग्लाइसरॉल हो गया, अल्फा ग्लाइसरॉल, ठीक है, अल्फा ग्लाइसरॉल। अब मोनो, ये इसको हम बोल सकते हैं मोनोक्लोरो, एक ही Cl लगा है तो इसको बोल सकते हैं मोनोक्लोरो और हाइड्रीन हो गया, हाइड्रीन पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये होता है बीटा कार्बन, तो बीटा ग्लाइसरॉल हो जाएगा, ये बीटा ग्लाइसरॉल और ये हो जाएगा मोनोक्लोरो हाइड्रीन हो जाता है। तो इस तरह से इनका नेमिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया भाई। अब देखिए अगर आपने HCl यहाँ पर एक्सेस में लिया है, चलिए ये पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने HCl एक्सेस में लिया है, एक्सेस में ज़्यादा क्वांटिटी में HCl ले लिया है और टेम्परेचर मेंटेन करना है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखिए भाई अगर एक्सेस में लिया है तो मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिए हैं, तो होता क्या है, सबसे पहले एक पार्ट तो ये जो आपके जो रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनको हटा देता है और Cl लगा देता है, तो एक प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, ये CH2Cl हो गया, ये CHOH हो जाएगा और ये CH2 और ये Cl हो जाता है, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाता है। और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, एक रिएक्टिव का पिक करता है, एक दूसरा आपका लेस रिएक्टिव का हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो ये पार्ट को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, CH2, ये Cl हो गया, ये CH, ये Cl हो गया और ये CH2OH हो जाता है। अगर इनके नेमिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, इसमें अगर आप देखें अल्फा डैश हो गया, ये हो गया आपका अल्फा डैश, और ये डाइक्लोरो हो जाएगा, डाइक्लोरो 2Cl लगे ना, और हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा और ये बीटा है तो ये हो जाएगा आपका अल्फा एंड बीटा और डाइक्लोरो हाइड्रोजन, चलिए यहाँ से ये डाइक्लोरो हाइड्रोजन बन जाता है, डाइक्लोरो हाइड्रोजन बन गया। तो इस तरह से इसका नेमिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं, डाइक्लोरो हाइड्रोजन। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आपको मेजर एंड माइनर्स आइडेंटिफाई करना है तो वही पैटर्न आपको यूज करना है। देखिए होता क्या है, बेसिकली अगर इसने रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके Cl लगाया है तो क्या हो जाएगा, मेजर में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनको रिप्लेस करके ये हाइड्रोजन लगा रहा है तो ये हो जाएगा आपका मेजर हो जाता है। यहाँ पर इसने लेस रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी रिप्लेस किया है तो ये चला जाएगा आपका माइनर में चला जाएगा। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसमें से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, केयरफुल इस वजह से रहना है क्योंकि यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में आप ये भी पैटर्न देख लें कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है। चलिए इसके बाद में हम लोग HI के साथ में भी रिएक्शन करा लेते हैं, उसकी में भी देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। अभी हम लोग फोर्थ रिएक्शन को ही कंटिन्यू किए हुए हैं, इसके अंतर्गत हम लोग HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है भाई, HI के साथ में। अब देखिए ग्लाइसरॉल ले लिया CH2OH और ये CHOH और ये हो गया आपका CH2OH। बेसिकली ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। देखिए भाई यहाँ से अगर आपने HI लिया हुआ है, HI यहाँ पे हीटिंग करना है भाई, तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी लेना है, स्मॉल क्वांटिटी। जब आप स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, स्मॉल अमाउंट कर देते हैं, स्मॉल अमाउंट, तो होता क्या है भाई यहाँ पर जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो उसी पैटर्न में रिएक्शन कंप्लीट करना चाहें बेसिकली तो ये OH हटाएगा और आयोडीन यहाँ पे लगा देता है, I लगा देगा। मतलब अगर आपको 3 मोल्स लेना पड़ेगा तो 3H2O यहाँ से H2O निकलेगा, मतलब 3H2O आपने निकाल दिया। चलिए कहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3H2O आपने निकाल देने हैं और OH को रिप्लेस करेगा, I लगा देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 ये I हो गया, ये CH ये I हो गया, अब ये CH2I हो गया, ये हो गया बेसिकली। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बन जाता है। इसका अगर नेमिंग करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन हो गया भाई, प्रोपेन।
इस तरह से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये कंपाउंड क्या है भाई, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि आई का जो होता है आयोडीन का साइज ज़्यादा होता है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल मोड में जाने के लिए आपको I2 निकालना है, तो यहाँ से आपको I2 निकालना है और ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, ये हो जाता है आपका CH2I, ये हो जाता है, ये आपका स्टेबल, ये होता है एलाइलिक आयोडाइड हो जाता है। तो एलाइल आयोडाइड हो गया भाई, एलाइल आयोडाइड, ये रिएक्शन बन कंप्लीट होती है यहाँ पर, ठीक है भाई, इस तरह से रिएक्शन जाती है। ये पार्ट बेसिकली अगर आप देखें तो HCl और HBr के केस में कंप्लीटली डिफरेंट है, वहाँ तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता था, यहाँ पर आपके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखिए भाई, अगर आपने एक्सेस अमाउंट, ये ज़्यादा अमाउंट में HI लिया, यहाँ तो हम लोगों ने स्मॉल अमाउंट में HI यूज किया हुआ, अगर आपने एक्सेस अमाउंट में, अगर एक्सेस अमाउंट में लिया है तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा, परंतु वो HI फर्दर इसके साथ में रिएक्ट करने लगता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कंडीशन होती है, when small amount of HI taken, ठीक है, ये पार्ट हो गया। यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट लिख देता हूँ, when excess amount of HI taken, ये दूसरा पार्ट हो गया। अगर आपने रिएक्शन में एक्सेस अमाउंट में HI लिया हुआ है, मतलब है कि ये जैसे ही बनता है एलाइल आयोडाइड, इसको फिर से HI अटैक करेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे अटैक करता है। ये लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड, ये CH और ये हो जाता है CH2I। अब देखिए भाई, इसकी रिएक्शन कराएंगे HI के साथ में, तो इसकी ब्रेकिंग होगी, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव जनरेट करेगा, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग ऐसे हो जाती है, तो ये हो जाएगा पार्शियल, ये नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो ये हो जाएगा CH3, ये CHI हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2I हो गया। अब देखिए भाई, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर वही सेम पैटर्न, अगर I बेसिकली एडजेसेंट कार्बन से लगे तो वहाँ से आपको I2 निकालना है। यहाँ पे हो गया, चाहे I2 यहाँ से निकाल दें, चाहे I2 यहाँ से निकाल दें, एडजेसेंट कार्बन से निकालना है, ताकि वहाँ पर डबल बॉन्ड आप इंट्रोड्यूस कर सकें। तो यही पार्ट होने वाला है यहाँ पर। जब आप थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाता है, I2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड, ये CH हो गया भाई, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंसी तो CH2 दिया हुआ है, ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, एल्कीन बन गया, इसको प्रोपीन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये फर्दर, ये जैसे प्रोपीन बनता है तो फर्दर ये एक्सेस में डला हुआ है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में HI लिया, तो मतलब है कि इस प्रोपेन से फर्दर ये HI रिएक्ट करेगा। अब देखिए क्या है, आपका प्लस I इफेक्ट लगा हुआ। प्लस I इफेक्ट का मतलब क्या है कि इसके अपोजिट में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाता है पार्शियल नेगेटिव। ये HI का मतलब क्या है कि H प्लस हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो I किसको जाएगा, इसको जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, H इसको चला जाता है, तो ये हो जाता है आपका CH3, ये CHI हो गया और ये CH3 हो गया, ये पार्ट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया CH3, ये CH3 हो गया और ये हो गया CH और ये I हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये होता है फाइनल प्रोडक्ट। इसके साथ में फर्दर HI रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर रिएक्शन होती है कंप्लीट। अब इसको देखिए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया, ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड होता है भाई। अगर इसकी नेमिंग करना चाहें तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, आयोडाइड होता है। तो खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो जब हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में ग्लाइसरॉल के रिएक्शन कराते हैं तो HCl एंड HBr के साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, परंतु जब आप HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में जाती है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, जब आपने स्मॉल अमाउंट लिया तो रिएक्शन ऐसे जाती है, तो एलाइल आयोडाइड बनता है। अगर आपने HI एक्सेस में लिया है, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो बनने वाले एलाइल आयोडाइड के साथ में फर्दर अटैक करता है और फिर इसके बाद में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड को फॉर्मेशन के बाद में रिएक्शन को पोस्टपोन करता है, स्टॉप करता है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। हम फिफ्थ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फिफ्थ रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब देखिए भाई, नाइट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी भी अगर सब्सटेंस का नाइट्रेशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने डाइहाइड्रिक अल्कोहल में किया हुआ था, नाइट्रेशन का मतलब है कि सब्सटेंस की रिएक्शन कराते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एज वेल एज कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ में। अब देखिए भाई, वही पैटर्न हम करने वाले हैं। अगर हम ग्लाइसरॉल का नाइट्रेशन करते हैं, सबसे पहले मैं ग्लाइसरॉल का केमिकल फार्मूला ले लेता हूँ। ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया CH, ये OH हो गया और ये हो जाता है आपका CH2OH हो गया। मतलब है कि यहाँ पर आपको लेना है कॉन्सनट्रेट H2SO4 एज वेल एज कॉन्सनट्रेट HNO3, और इसमें से हम HNO3 को रिप्रेजेंट करते हैं
NOH और ये NO2 इस फॉर्म में हम लिखते हैं। रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट करने के लिए HNO3 को बेसिकली हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए बहुत ही आसान है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये आपका OH है, तो बेसिकली ये एसिडिक हाइड्रोजन और OH मिलकर के H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 मोल्स लेने हैं, 3 मोल्स। तो बेसिकली अगर 3 मोल्स लिया हुआ है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन OH निकलेगा, एक हाइड्रोजन OH निकलेगा, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा 3H2O निकल जाएगा। 3 मोल्स, तो हर एक OH से एक एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और ये बेसिकली 3 मोल्स है तो 3 OH मिलकर के सभी 3H2 निकाल देते हैं। अब देखिए भाई ये O है फिर NO2, तो हर बेसिकली हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और NO2 लगा देगा, तो बनने वाला क्या कंपाउंड हो जाता है, ये हो गया आपका O, ये हो जाता है NO2। ठीक है भाई, ये CHO और ये NO2 हो गया भाई, ये CH2NO ये हो जाता है NO2, ये कंपाउंड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसरीन या ग्लाइसराइल बोल सकते हैं, ग्लाइसराइल इसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रेट बोलते हैं भाई, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है। अब देखिए ये सब्सटेंस जो होता है येलो कलर का लिक्विड रहता है, बेसिकली येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है भाई, परंतु ये होता है आपका पॉइजनस, ठीक है भाई, पॉइजनस होता है। और बेसिकली अगर इसको आप हेड में लगाएंगे तो कॉज हेडेक होने लगेगा। जब हेड में आप अप्लाई करेंगे तो हेडेक होने लगता है, तो ये कॉजेस यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉजेस हेडेक। और इसको सडनली अगर हाइयर टेम्परेचर में सडनली या रैपिडली इसको अगर आप हीटिंग करने लगते हैं तो एक्सप्लोज होने लगता है, तो वायलेंटली इट एक्सप्लोड्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट एक्सप्लोड्स violently when rapidly heated। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई, अगर हम सिक्स्थ रिएक्शन के बारे में बात करें, सिक्स्थ रिएक्शन, चलिए सिक्स्थ रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एसाइलेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को हटा देना और वहाँ पर एक एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देना है। एसाइल ग्रुप क्या होता है भाई, CH3CO, ठीक है, जैसे CH3CO ग्रुप होता है भाई। अब देखिए उसी पैटर्न में बेसिकली हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स की जितनी भी रिएक्शन है वहाँ पर हम लोगों ने एसाइलेशन से रिलेटेड रिएक्शन सीखी हुई हैं। चलिए इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, एसाइलेशन। तो चाहे आप ग्लाइसरॉल की रिएक्शन करा दें एसिड के साथ में, COOH के साथ में, ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये COOH हो गया ताकि एसाइल ग्रुप आपको दिखे, ये OH हो गया, तो ये होता है आपका एसाइल ग्रुप। ठीक है, चाहे आप एसिटाइल क्लोराइड ले लें, CH3COO, ये Cl हो गया, ये हो गया एसाइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद में चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड ले लें, जैसे ये CH3 हो गया, COO हो गया, ये O और ये COO, ये CH3 हो गया, तो ये हो गया आपका एसाइल ग्रुप। तो बेसिकली किसी भी एक कंपाउंड को, ये सभी एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स को लेंगे, ग्लाइसरॉल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एसाइलेशन हो जाता है, हाइड्रोजन को हटाएंगे और ये एसाइल ग्रुप वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है भाई, एक रिएक्शन बताता हूँ, बाकी के पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं उसी पैटर्न में। तो ये ले लिया मैंने ग्लाइसरॉल, CH2OH हो गया भाई, ये CHOH हो गया, ये CH2OH हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पे आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, ये ले लिया CH3, एसाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, ये Cl हो गया। अब देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये HCl निकलेगा और ये पार्ट आपका यहाँ से अटैच हो जाता है, चलिए HCl हटा दिया। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये O हो गया और ये COO, ठीक है भाई, और ये CH3 हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया भाई, ये एसीटेट आयन लग गया भाई। ठीक है, और ये बाकी का पार्ट आपका रखा हुआ है सेम, ये CHOH लगा हुआ है और ये CH2OH हो गया। ठीक है, मोनो एसीटेट बोल सकते हैं, मोनो एसीटेट, एक ही एसीटेट आयन लगा हुआ है। अब इसके बाद में फर्दर अगर फिर से ले लेते हैं आप एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हम सबसे पहले उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टारगेट करेंगे जो आपके रिएक्टिव होते हैं। तो प्राइमरी बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले वही पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। तो इस बार आपको ये हाइड्रोजन और ये Cl निकालना है, HCl निकाल दिया। अब ये सेकेंडरी को सबसे लास्ट में करेंगे, तो ये हो गया आपका CH3 और ये COO और ये CH3 हो गया और ये CHOH हो जाता है और ये ये CH2 होना चाहिए, कार्बन, ये CH2 होना चाहिए, हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा O और ये COO और ये हो गया CH3। अब इसके बाद में फर्दर अगर आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया हुआ है, COO NCl, अब इसके बाद में इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में लगे हुए हाइड्रोजन को हटाएगा
और ये Cl निकालना है, Cl आपने फर्दर हटाया। अब इसके बाद में बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH2O और ये COO और ये CH3 हो जाता है, ये CH और ये O हो गया और COO CH3 हो जाता है और ये CH2 और ये O और ये COO और ये CH3 हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से एसाइलेशन आप ग्लाइसरॉल कर सकते हैं। चाहे आप एसिड ले लें तो यहाँ से H2O निकलेगा, इसको लेंगे तो HCl निकलेगा और इसको लेंगे तो एसिड निकलेगा। भाई अगर बेसिकली हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन किसको अटैच होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच होगा तो ये एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा। 3 मोल्स ऑफ एसीटेट मिलेंगे, नहीं 3 मोल्स ऑफ एसिड्स, कौन सा एसिटिक एसिड मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ एसिड। इसमें 3 मोल्स ऑफ H2O मिलेंगे, इसमें 3 मोल्स ऑफ HCl मिलेंगे, 1 मोल HCl अनदर मोल, ये आपका 3 मोल हो गया तो 3 मोल्स ऑफ HCl मिल जाते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 7th रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई भी यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं। कई सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। चलिए 7th रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब चाहे P2O5 ले लें, चाहे यहाँ पर आप KHSO4 ले लें, चाहे यहाँ पर कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल दें, चाहे यहाँ पर आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लें, ये सभी आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ CH2, ये OH हो गया और ये CH, ये OH हो जाता है और ये आपका CH2NOH हो जाता है। ठीक है, सिंस ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, कॉन्सनट्रेट H2SO4 आपको लेना है, H2SO4। ठीक है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से OH। अब देखिए भाई, अगर मैं बेसिकली H2 मॉलिक्यूल को आसानी से रिमूव करने के लिए मैं ये क्या करता हूँ, इन हाइड्रोजन को इस साइड कर देता हूँ, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये H कर दिया, अब इसको ये H कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इसको अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, ठीक है भाई, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से OH निकालेंगे तो एक H2 तो यहाँ से निकल गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 निकल गया। अब ठीक है भाई, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इसको अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन मान लेता हूँ तो ये H यहाँ से और ये क्या निकलेगा भाई, एक H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकल दिए। ठीक है भाई, इस कार्बन का H, इस कार्बन का OH, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। इस कार्बन का H, इस कार्बन का OH, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा। अब देखिए भाई होता क्या है, ये CH, ये OH हो गया। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड, ये C, फिर डबल बॉन्ड, ये CH, कितना इसके पास में CH2 है तो ये CH2 बन गया। ये पार्ट हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लियर हो गया ना भाई, इसका हाइड्रोजन, इसका OH, फिर इसके बाद में इसका हाइड्रोजन, इसका OH, तो इस तरह से यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये OH और ये हाइड्रोजन से पता, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, ये H2 हो गया। इस तरह से डिहाइड्रेशन करा दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर आप देखें तो OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पर टाटोमरीज में के चांसेस जाएंगे। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मूव करेगी तो ये हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाता है। टाटोमरीज में का पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये CHO हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH और डबल बॉन्ड ये हो जाता है CH2। ये मान लीजिए एक्रोलिन मिल गया, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाता है, या एक्रोलिन जो प्रिपरेशन रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा होता है, ये हो गया एक्रोलिन हो गया भाई। ये अल्फा बीटा हो सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो जाता है, एल्डिहाइड। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम लोग 8th रिएक्शन के बारे में बात करते हैं विद ऑक्जेलिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जेईई मेन में और नीट में पूछे जा चुके हैं। देखिए, मैं सबसे पहले उस रिएक्शंस के बारे में बात करूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बेसिकली ये रिएक्शंस में क्या होता है, अगर आपने डिफरेंट टेम्परेचर यूज किए हैं तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो यही रीजन है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं कई बार और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, बेसिकली यहाँ पर हम 8th रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन जब आप 110 डिग्री सेल्सियस में कराएंगे, ठीक है भाई, सबसे पहले एट 110 डिग्री सेल्सियस में जब रिएक्शन कराते हैं, ये टेम्परेचर को दिमाग में रखें। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्लाइसरॉल, OH हो गया,
ये CH, ये OH हो गया, ये CH2 और OH हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको लेना है ऑक्जेलिक एसिड, ये COOC और ये हो जाता है आपका COOH। ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया भाई, COOH हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे जब आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनने के चांसेस होंगे, तो वाटर आप आसानी से निकल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, उसके ऊपर हो जाएगा तो आसानी से आपको H2O निकालना है। तो देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका OH निकल जाएगा आसानी से, H2 चलिए यहाँ से निकाल दिया भाई। अब देखिए ये हो गया आपका CH2, ये हो गया O। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं COO और ये हो जाएगा COOH। ठीक है भाई, ये CHOH हो गया और ये हो जाता है आपका CH2OH। अब देखिए भाई हीटिंग किए हुए हैं, हीटिंग करेंगे तो मतलब यहाँ पर एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये CO2 गैस निकल जाता है, ये CO2 गैस निकल गया भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जब CO2 गैस निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CH2, ये O हो जाएगा, ये COO हो जाएगा, ये आपका H हो जाता है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया CHOH हो गया और ये CH2OH हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे आपको करना है हाइड्रोलाइसिस। बेसिकली हम लोगों ने सीखा हुआ है एसिड में, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके डेरिवेटिव्स में रिएक्शन हम लोगों ने सीखा हुआ है, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, उसी पैटर्न में ब्रेक करेंगे भाई। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ये देगा आपका H+ आयन और ये देगा आपका OH- आयन। तो H+ आयन किसको जाएगा, ऑक्सीजन को जाएगा, OH- आयन किसको जाएगा, C को जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, CH2OH मिल गया और ये CHOH मिल जाएगा और ये CH2 और ये OH हो गया। अब देखिए जब OH इस कार्बन को अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, HCOO एंड ये आपका OH हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये बेसिकली इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए हम लोगों ने ग्लाइसरॉल से रिएक्शन शुरू की हुई थी और ग्लाइसरॉल की रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो फिर से हमें कुछ क्वांटिटी ऑफ ग्लाइसरॉल यहाँ से फिर से मिल जाता है। मतलब इसको आप फिर से यूज करके आप फॉर्मिक एसिड का जनरेशन कर सकते हैं, फिर से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्जेलिक एसिड जब कभी भी ग्लाइसरॉल के साथ में 110 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। ये पार्ट हो गया। अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर यूज करता हूँ, मान लीजिए जिससे हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करते हैं, तो ऐट यहाँ पे लिख देता हूँ 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपको दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट हो जाते हैं डिफरेंट। अब देखिए भाई होता क्या है इसमें से, ये हो गया आपका CH2, ये OH, ठीक है भाई, ये CH, ये OH हो गया और ये CH2OH हो गया। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ में, ऑक्जेलिक एसिड में, तो हो गया SOOC और ये COOH। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो H2O तो आपको निकालना ही निकालना है, तो यहाँ से क्या हो गया, आप ये H2O निकाल लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ना भाई रिएक्शन कैसे जा रही है। जब आपने इतना टेम्परेचर यूज़ किया तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल, परंतु अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ किया है तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ आपके H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ये H2 यहाँ पर टेम्परेचर 210 डिग्री 60 डिग्री से टेम्परेचर यूज़ किया। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2, ये O, ठीक है भाई, और ये C हो गया, ये आपको कर सकते हैं ये O और ये C कर सकते हैं। इसके बाद में ये CH, ये O हो गया, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा O और ये C हो गया, ये बॉन्ड बना हुआ है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये OH हो जाता है, ये पार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में बेसिकली टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यूज किया हुआ। जब टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा यूज किया तो एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए ये बेसिकली CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगा, एक CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 2 CO2 गैस निकल जाते हैं यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस निकल जाते हैं यहाँ से। हीटिंग बहुत ज़्यादा है तो ये हो जाएगा आपका CH2 ये CH और ये हो जाता है आपका CH2 और ये OH हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली एलाइल अल्कोहल या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। हायर टेम्परेचर में मिलेगा आपको एलाइल अल्कोहल, लोअर टेम्परेचर में मिलेगा आपको फॉर्मिक एसिड और इसमें फॉर्मिक एसिड के साथ में आपको फर्दर ग्लाइसरॉल मिल जाता है। उसको फिर से आप यूज कर सकते हैं और प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कहिए तो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट लिख देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं।
9th रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए अब इसके बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, ध्यान दें, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया था तो एक बार हम लोगों ने डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया था, फिर इसके बाद में हम लोगों ने लिया था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K1O4 हो गया, K2CR2O7 हो गया, HiO4 हो गया। तो इनके केस में डिफरेंट प्रोडक्ट बना हुआ था। चलिए उसी पैटर्न में हम रिएक्शन यहाँ भी कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर भी आपके बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन 2 टाइप में होगा। एक हम ग्लाइसरॉल का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट HNO3, फिर इसके बाद में हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे K1O4 या K2CR2O7। ठीक है भाई, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्लाइसरॉल CH2 और ये OH हो गया भाई, और ये CH ये OH हो गया, और ये आपका CH2 और OH हो गया। ठीक है, ग्लाइसरॉल हो गया। यहाँ पे हम डाल देते हैं डाइल्यूट HNO3। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने वाला है भैया। जब ऑक्सीडेशन होगा तो बेसिकली यहाँ पर जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल जिन कार्बन से लगे हैं तो उनका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है भाई, अब ऑक्सीडेशन करना है तो क्या करते हैं, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिया, ये हाइड्रोजन हटा दिया आप। ठीक है भाई, ये CHO में कन्वर्ट हो गया, ये CHO, इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट आपका सेम रहेगा, ये CH2OH हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। ये हो गया ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब फर्दर ये ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए एल्डिहाइड दिया हुआ है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड NH हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया ONH, ये हो गया CHOH, ये हो गया आपका CH2OH, ये पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका, इसका नेमिंग करेंगे, ये हो गया आपका ग्लाइसरिक एसिड, ये होता है ग्लाइसरिक एसिड, ये पार्ट हो गया। अब देखिए, अब फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग डाइल्यूट HNO3। तो अब देखिए भाई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये प्राइमरी अल्कोहल जो रिएक्टिव अल्कोहल है, पहले इस अल्फा कार्बन में जो प्राइमरी अल्कोहल लगा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होकर के COOH में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में अल्फा डैश कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ये CHO में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद में ये COOH में कन्वर्ट होगा। तो उसी पैटर्न में हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि फिर रिएक्शन बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, ये COOH हो गया, ये COOH, ये पार्ट सेम रहेगा, ये पार्ट सेम हो गया। अब इसके बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन में ले जाएंगे तो ये पार्ट CHO में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, उसी पैटर्न में ये हो जाता है COOH में। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होती है, मतलब पहले इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है COOH में, फिर इसके बाद में ये दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब है कि जो रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनका ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं टार्ट्रोनिक एसिड, टार्ट्रोनिक एसिड। यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भाई, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अच्छा, अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 ना लेकर के यहाँ पे लिया हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है भाई, KMnO4 डाल दिया, K1O4 या H+ कर लिया, यहाँ पे या चाहे K2CR2O7 डाल दिया, H+ कर दिया। तो देखिए भाई होता क्या है, जब इनको डालेंगे तो होगा क्या कि जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन में लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये प्राइमरी वाले को टारगेट नहीं करेगा, सबसे पहले बीटा वाले को, स्ट्रॉन्गेस्ट है तो कुछ डिफरेंट ही करेगा। तो ये बीटा वाले कार्बन को भी इसमें से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन हटाएगा, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन हटा दिए, तो ये आपका CH2OH रहेगा, CH2OH हो गया भाई। अब ये यहाँ पर CO बचा तो ये कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है और ये हो गया आपका CH2OH। इस तरह से रिएक्शन जाती है। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें ये कीटोन या एसीटोन हो गया भाई। अभी क्या ये CH3CO CH3 HH को हटा करके OH लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोल सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये पार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाले कार्बन तो बचने वाले नहीं, इनका भी ऑक्सीडेशन होने लगेगा 1 by 1। तो यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहेगा। आप देखिए भाई, ये दिया हुआ है आपका CH2OH, अभी इनको टारगेट करेगा 1 by 1, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे
तो क्या बनता है भाई, CHO में कन्वर्ट हो गया, जैसे इसका ऑक्सीडेशन किया है CHO में कन्वर्ट किया, और फिर इसके बाद में फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो यही होने वाला है, इसका पहले ऑक्सीडेशन होगा किस में, CHO में, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COOH। इसके बाद में ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, और फिर इसके बाद में क्या हो जाता है, ये CH2NOH हो जाता है। ये पार्ट हो गया भाई। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, हाइड्रोक्सी ये हो जाता है पायरुविक एसिड, ये पार्ट हो गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में फर्दर ये ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू क्यों रहेगा, क्योंकि आपका ये दूसरा कार्बन, ये अल्फा डैश का कार्बन बचा हुआ है जिसमें से आपका एक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका फर्दर उसी पैटर्न में ये COOH में कन्वर्ट होगा, ये इसके बाद में ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHO में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद में COOH में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका COOH और ये CO, इसमें कार्बोनिल ग्रुप शो कर देता हूँ, फिर इसके बाद में क्या हो जाता है, ये COOH, ये पार्ट हो जाता है। ठीक है भाई। तो इसको हम बोलते हैं मेसोक्जिलिक एसिड, ये हो जाता है आपका मेसोक्जिलिक एसिड। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखिए, अभी रिएक्शन बेसिकली ये प्रोडक्ट तो बन गया, परंतु यहाँ पर ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको याद हो तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, तो बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है। डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में इन बॉन्ड को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, परंतु अगर हमने K1O4 लिया है, K2Cr2O7 लिया है, HiO4 लिया है, तो इन बॉन्डों को ब्रेक कर दिया जाता है। तो वही पैटर्न होने वाला है यहाँ पर भी। आप लोग कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये निकल जाता है, CO निकल गया भाई। ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाता है भाई, ये CO निकल जाता है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अब ये डॉट कनेक्ट हो गया तो एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, तो ये हो जाएगा COOH और ये हो गया COOH। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये बन गया आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है भाई। परंतु यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाली है, फर्दर यहाँ पर होने वाला है ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए भाई, होता क्या है कि ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये CO2 के फॉर्म में निकल गया, ये भी CO2 के फॉर्म में निकल गया। अब ये H2 है और ये ऑक्सीजन है, H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो गया 2CO2 और गैस ये हो गया आपका H2। अब यहाँ पर कुछ बचे ही नहीं, अब यहाँ पे कुछ बचे नहीं, तो मतलब है कि एंड जो प्रोडक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। खासतौर से जो पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया हुआ था किसमें, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के केस में, तो वही पैटर्न यहाँ पर भी है। परंतु हाँ, दोनों के केस में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। परंतु एक चीज़ आपको नोटिस में आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने लिया है तो उसमें से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, आगे रिएक्शन चली जाती है। परंतु अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो वहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। चलिए इसके बाद में हम लोग लास्ट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड। 10th रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड। चलिए हम लोग को ये लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ठीक है भाई। और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब कभी भी अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एसिटल या हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो उसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए भाई, यहाँ पर ग्लाइसरॉल लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका CH2, ये ONH हो गया, ये CHONH हो गया, और ये हो जाता है CH2ONH हो जाता है। ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या हो गया आपका CHOO और यहाँ पर हो गया आपका C6, इसको बेंजीन फॉर्म में कर देता हूँ। ठीक है, ये बेंजीन हो गया, ये होता है बेंजल्डिहाइड, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, एसिटल को फॉर्म करना है। तो मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो दो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो आपके रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो वहीं से आपको H2 लेना है, वहीं से आपको H2 लेना है। एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, और ये ऑक्सीजन दिया है तो ये पार्ट आपको निकालना है भाई, ये ऐसे निकालना है। ये प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन, इस प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन लेंगे जो एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन लेंगे तो H2 फॉर्म में निकल जाएगा। अब इसके बाद में ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा। तो अब होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ये CH2 हो गया, ये O हो गया, इसके बाद में ये CH, ये OH हो गया, ये CH2, ये O हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया है CH, ये बॉन्ड ऐसे अटैच हो गया, ये बॉन्ड ऐसे अटैच हो गया, यहाँ पे लगा है आपका बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया, और ये H2O आपने रिमूव कर दिया। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक, ये हो गया साइक्लिक, और ये होता है एसिटल।
साइक्लिक एसिटल, तो मतलब है कि साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन होता है जब आप ग्लाइसरॉल की रिएक्शन कराते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ में। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलिए लास्ट में हम लोग इसके यूजेज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में वी हैव द यूजेज ऑफ ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जिनको मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ग्लाइसरॉल या ग्लाइसरीन का यूज किया जा सकता है एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक है, एंटी फ्रीज के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ल्यूब्रिकेंट मतलब वॉचेज में, क्लॉक्स में, यहाँ पर इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट जैसे आपका हो गया बेवरेजेस हो गया, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो वहाँ पर इसको स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। और इसके बाद में इसको कई सारे सब्सटेंस के फॉर्मेशन में भी यूज किया जा सकता है, जैसे यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, जैसे डायनामाइट हो गया तो डायनामाइट के फॉर्मेशन में भी इसको यूज किया जाता है। इसके बाद में हो गया नॉन ड्राइंग इंक्स, जैसे आपका रिफिल हो गया, प्रिंट्स हो गया, तो यहाँ पर हम इंक यूज करते हैं तो ये नॉन ड्राइंग इंक के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, जो आसानी से ड्राई नहीं होता है, वेट रहता है। इसके बाद में ट्रांसपेरेंट सोप्स के बनाने में भी यूज किया जा सकता है। लोशंस एंड क्रीम जैसे आपका सेविंग क्रीम हो गया, तो इनके फॉर्मेशन में भी इसको यूज किया जाता है। इसके बाद में प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स, इनके मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लाइसरॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पर आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आने वाले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।